हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज। 2014 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी अपने चैनल पे टॉपिक वाइज प्रॉपर प्लेलिस्ट में सब डिस्कस कर चुके हैं, जरूर देखना। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2025 यानी AIB 20 जो रिसेंटली हुआ था उसका पेपर। इसको भी हम टॉपिक वाइज ही अप्रोच कर रहे हैं ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो और आप सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस कवर कर सको। आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, IPR लॉज से रिलेटेड। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पे नए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर की PDF, PYQs, थ्योरी, नोट्स, लेक्चर अपडेट सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। हर चीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सिलेबस को अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा IPR पॉइंट नंबर 19 है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर एक्ट बहुत सारे हैं। कॉपीराइट आता है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन है, GI टैग है, एंड ये भी आते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जन विश्वास भी आ सकता है, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट वाले भी आते हैं। डोमिनेंटली क्वेश्चन देखो इनसे आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा इन चार से, एंड थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो इससे। पर आपको लेके सारे जाने हैं। अब इसी से पूछ लिया तो वहां पे बैठे थोड़े रहोगे कि आता नहीं था। क्वेश्चन मोस्टली बहुत आसान आता है, माइनर लॉ है, स्किप मत करना। एंड मैं ये भी नहीं कहूंगी कि इस पे 4 दिन प्रिपरेशन की दो, कोई जरूरत नहीं है। आपका 1 महीने में एग्जाम है। अगर आप AIB 22, 23 कुछ दे रहे हो तो बात अलग है, आराम से पढ़ो बैठ के। बट अगर आप 1 महीने बाद जून में एग्जाम देने जा रहे हो, कोई जरूरत नहीं इस पे बहुत टाइम देने की। आप सारे PYQs प्रॉपरली करके जाओ, प्रॉपर 10-12 साल के, ठीक है। डिटेल में जो टॉपिक PYQ में आया है उसको बेयर एक्ट में अच्छे से पढ़ लो और बेयर एक्ट को एक नजर देख के जाओ। क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन आता है, बच्चे को ये नहीं पता होता बेयर एक्ट में जाना कहाँ है। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन ना करें कॉपीराइट एक्ट, बहुत बच्चों को इनमें डिफरेंस ही नहीं पता है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क होता क्या है, फर्क ये नहीं पता। राइट एक्ट अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया तो कम से कम फिर भी आप आंसर ढूंढ लेते हो जैसे तैसे, पर अगर ना लिखा हो तो लोग पूरी किताब में घूमते रहते हैं कि जाना कहाँ था। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए 2 ही सोल्यूशन है। एक तो आप PYQs बहुत अच्छे से डिटेल में लगाओ, हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, आप उन्हें जाके जरूर देखना। इसके अलावा बेयर एक्ट को पूरा मत पढ़ो बैठ के, क्योंकि 1 महीने में एग्जाम में, बट उसका इंडेक्स प्रॉपरली देख के जाओ। आपको पता होना चाहिए कि कॉपीराइट एक्ट के अंदर इन टॉपिक्स के बारे में बात होती है। क्या बात होती है ये डिटेल में नहीं पता अभी, चलो कोई बात नहीं, पर बात कहाँ होती है कम से कम ये पता होना चाहिए। मई से हम अपनी बेयर एक्ट की रैपिड रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे नहीं बैठ के, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। पर बेयर एक्ट के इंडेक्सेस सारे लॉस के लिए हम देख के जाएंगे, एटलीस्ट मेजर लॉस के लिए तो हर हाल में देखेंगे, जिसमें हम ये भी कवर करेंगे। उसे आप जरूर देखना, आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, खासकर माइनर लॉस के लिए जहां आप बहुत इन डेप्थ टाइम नहीं देते हो। ओके, चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, 22 मिनट का वीडियो है, 10 साल के पेपर कवर्ड है। आज वाला वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, प्लीज देख लेना दोनों को एंड यू विल बी डन। 2-3 घंटे एट मैक्स देने होते हैं माइनर लॉस को, और आप उन्हें करके साइड कर दो, फिर सीधे एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करो और छोड़ दो। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट, what is ordinarily the maximum punishment for copyright infringement under section 63? अब ये क्वेश्चन इतना आसान है ना, अगर आप बेयर एक्ट नहीं ले गए हो या माइनर लॉ समझ के इग्नोर कर रहे हो तो आप बेवकूफी कर रहे हो। आपको उन्होंने एक्ट बता दिया, आपको उन्होंने सेक्शन बता दिया, 1 से 1.5 मिनट से भी कम लगेगा एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने में, और आप अपना 1 मार्क पक्का सिक्योर कर लोगे। बहुत बार क्या होता है, ये जो आपके बड़े बड़े बेयर एक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, CRPC है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो सब में हो जाता है। जब थ्योरेटिकल या रीजनिंग बेस्ड आ जाता है, जो आप AIB 20 में बहुत ज्यादा हुआ था, बच्चे बहुत परेशान हुए थे, लेंदी पेपर आया था, ऐसे क्वेश्चन ना आपको बचाते हैं। आप डाइस ही नहीं होना चाहते कि मेरे 40 नंबर बनेंगे या 42 बनेंगे या 45 बनेंगे, आप चाहते हो आपके श्योर शॉर्ट 50-60 नंबर पक्के बन जाए। ऐसे क्वेश्चन ना उसको पक्का करते हैं। इसमें आप जाओगे, सेक्शन 63 खोलोगे, अमाउंट चेक करोगे, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, 1 नंबर गारंटीड मिलेगा आपको। ठीक है, ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक, फाइन 2 लाख तक, imprisonment 2 years, fine up to 1 lakh, imprisonment up to 5 years and fine up to 3 lakh, या फिर imprisonment up to 7 years and fine up to 5 lakh। मैक्सिमम पनिशमेंट पूछी है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की अंडर सेक्शन 63, ध्यान देना मैक्सिमम लिखा है। हम सिंपली जाएंगे सेक्शन 63 पे जाके देखेंगे अच्छा क्या सजा होती है। पहली बात तो इंडेक्स से पहचान पाओगे, ऑफेंसेस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट और अदर राइट्स कन्फर्ड बाय दिस एक्ट, बार बार गलत बोल रही हूँ। पॉइंट में जाके देखोगे, क्लियरली लिखा है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months, 6 महीने से कम नहीं होगी सजा।
बट विच में एक्सटेंड टू 3 years। हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 साल हो सकती है। ये बात समझ में आ गई। तो 2 years, 5 years, 7 years सब कट गया, क्या बचा आंसर, ए, यही होगा। फाइन ना भी चेक करो, मैं अपना टाइम बताऊंगी, मैं चेक ही नहीं करूंगी, यहीं से समझ में आ रहा है मेरा आंसर यही है। अगर आपसे मिनिमम पनिशमेंट पूछी होती तो आंसर क्या होता, 6 months, ठीक है। मैक्सिमम पूछी है तो क्या है, 3 years, ओके। और फाइन की बात करें, शैल नॉट बी लेस देन 50,000 बट विच में एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो मैक्सिमम फाइन 2 लाख। अभी क्वेश्चन अगर मैं मिनिमम लिख दिया होता और आपने उल्टा मार्क कर दिया होता तो भी गलत हो जाता। मिनिमम पूछा होता तो आंसर क्या होता, 6 months प्लस 50,000 फाइन। अब इसमें ना कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, क्वेश्चन घुमाने का तरीका बताती हूँ। मान लो आपको बोलेंगे कि किसी को सजा दे दी है 7 साल और 6 लाख का फाइन, क्या ये वैलिड है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, एक होगा 7 years प्लस 5 लाख फाइन, ठीक है, 6 years प्लस 2 लाख फाइन, ऐसे ऐसे करके बना देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सी सजा पॉसिबल है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि मिनिमम सजा 6 महीने है, मैक्सिमम 3 साल है। तो ये ऐसे ऑप्शन जो है 6 years, 5 years, ये सब गलत होंगे। कोई भी ऑप्शन जो इस टाइम पीरियड के बीच में आ रहा होगा वो सही होगा। और फाइन में भी आपको पता है कि मिनिमम फाइन 50,000 बोला है और मैक्सिमम फाइन 2 लाख बोला है, ठीक है। तो अगर कहीं फाइन 5 लाख 4 लाख लिखा है तो वो गलत होगा। जो भी 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच का अमाउंट होगा वही ऑप्शन सही होगा। ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट होते हैं, इसलिए आपको समझा रही हूँ कि ये सेक्शन समझ के जाओ, सिर्फ एक क्वेश्चन रट के मत जाओ, इसको पूरी तरह समझ के जाओगे। इसको कितना भी घुमा के पूछ लेंगे आप आंसर कर लोगे, एंड ऐसे ही दिमाग लगता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पेटेंट्स एक्ट आपको बता दिया, ठीक। Under the Patents Act 1970, which situation prevents a patent application from being published even after the expiry of the prescribed period? कौन सी सिचुएशन है जहां पे पेटेंट के एप्लीकेशन को पब्लिश होने से रोका जा सकता है भले वो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर कर गया हो। पहली बात, अगर पेटेंट ना पता हो, आपने कोई नई डिस्कवरी की है, कोई नई चीज है आपकी, एक्सक्लूसिव है, यूनिक है, तो आप उसको पेटेंट करा लेते हो। जैसे मैंने कोई नया आविष्कार कर दिया तो मैं सबसे पहले उसको पेटेंट करा लूंगी कि ये मेरा है, अब इसे कोई और नहीं वो करेगा, अपने नाम पे नहीं बेच लेगा, ठीक है। पेटेंट इसलिए होता है, ओके। तो क्या पूछा है कि पेटेंट की एप्लीकेशन दी है पर प्रिवेंट हो सकती है कि अभी पब्लिश नहीं करेंगे भले टाइम पीरियड एक्सपायर कर चुका है, ऐसा कब होगा। ऑप्शन ए, व्हेन द एप्लीकेंट हैज फाइल्ड अ रिक्वेस्ट फॉर अर्ली एग्जामिनेशन। ऑप्शन बी, व्हेन सीक्रेसी डायरेक्शन इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 35। ऑप्शन सी, when the patent has already been granted by the controller, या फिर ऑप्शन डी, when the applicant has requested for an extension of time। एक छोटी सी टिप दे रही हूँ, कभी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आए, अगर किसी ऑप्शन में कोई सेक्शन मेंशन्ड है सबसे पहले उसको चेक करो। फायदा क्या होता है, जीवन में सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि क्या करना है, कभी कभी ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है, ओके। तो अगर आप ये सेक्शन जाते ही चेक करो, तुरंत हो सकता है ना, तुरंत भाग के गए सेक्शन 35 खोला चेक किया, अगर यही आंसर है तो बल्ले बल्ले आपकी। मान लो नहीं है तो एटलीस्ट ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। अब आपको तीन में से एक को टिक करना है। तुक्का भी अगर मारने की नौबत आ गई कि नहीं ढूंढ पाए आप बेयर एक्ट में, जस्ट इन केस, मान लो लास्ट के 5 मिनट में कर रहे थे, सबसे पहले सेक्शन 35 चेक किया, देखा ये नहीं है, आपकी प्रोबेबिलिटी सही आंसर मार्क करने की बढ़ जाएगी। तुक्के में कम से कम बी को तो आप टिक नहीं करोगे और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले जाके सेक्शन 35 चेक करेंगे, यही आंसर है तो बी आगे मार्क करके बढ़ जाएंगे, नहीं होगा तो बाकी ढूंढेंगे। आप किस्मत देखो, आंसर ही बी निकला। सेक्शन 35 जाके चेक किया, नाम क्या है, सीक्रेसी डायरेक्शंस रिलेटिंग टू इन्वेंशंस रिलेटेड रेलेवेंट फॉर डिफेंस पर्पसेस। क्लियरली यहाँ ये बात दी हुई है, जब इसको आप पढ़ोगे पॉज करके ध्यान से पढ़ना, कि अगर कोई सीक्रेसी से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड, कोई ऐसा आविष्कार मैंने कर दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड कुछ है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझसे क्लियरली कहा जा सकता है कि मान लिया तुम्हारा आविष्कार है, तुम कराना चाहते हो पेटेंट, पर ये डिफेंस से रिलेटेड है, सीक्रेसी से रिलेटेड है, नेशन की सिक्योरिटी एक्सेट्रा से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका हम पब्लिकेशन नहीं कर सकते। Publication of the invention would be prejudicial. Publication of the invention would be prejudicial to the defense of India, and if upon such consideration it appears that the publication of the invention would be so prejudiced, तो नोटिस वोटिस देके आगे प्रोसेस होता है पूरा, वो यहाँ समझाया हुआ है, और उस केस में रोका जा सकता है, ठीक है। वी आर डन विद आईपीआर क्वेश्चंस, 10 साल के पहले भी लगा चुके हैं, प्लीज उन्हें देख लेना, ये सब आधे से ज्यादा रिपीट होता है, ठीक है।
जितना लगाया है उसको कर लो, बैराक्ट हाथ में लेके बैठो, लगाए हाथ उन सेक्शंस को पढ़ डालो, आधे से ज्यादा तुम्हारा काम वही निपट जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन सर्च करने की, क्योंकि एग्जाम में टाइम में आंसर ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आंसर देख के तो जा रहे हो, एग्जाम में ढूंढ नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।